नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शांत निकेतन में। आज हम लोग बात करेंगे उपन्यास के संदर्भ में, जिसमें कुछ उपन्यास यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में देखने को मिलेंगे और बाकी सारे जो उपन्यास हैं वो यूजीसी नेट के सिलेबस में आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल हमने उपन्यासों को हम लोगों ने पढ़ लिया है बहुत पहले ही। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ पे जाकर वो सारे उपन्यास पढ़ सकते हैं। फिलहाल आज हम यहाँ पे सरसरी निगाह से जितने भी 13 उपन्यास यूजीसी नेट के सिलेबस में लगाए गए हैं और इसमें से कुछ उपन्यास जैसे महिला आंचल, मानस का हंस, राग दरबारी, झूठा सच जैसे कुछ उपन्यास हैं जो कि यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के भी सिलेबस में लगाए गए हैं, तो उन सभी उपन्यासों के हम महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे और इसके अलावा मुख्य रूप से हम उसके पात्र और उसके जो महत्वपूर्ण कथन हैं उन्हें हम देखेंगे। बाकी आप इन 13 उपन्यासों को अगर विस्तृत तौर पे पढ़ना चाहते हैं तो आप उन्हें हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ पे जाकर आप पढ़ सकते हैं। तो फिलहाल चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि यूजीसी नेट के सिलेबस में जो पहला उपन्यास लगाया गया है देवरानी जेठानी की कहानी है, जो कि पंडित गौरीदत्त शर्मा द्वारा लिखा गया है। इसका प्रकाशन 1870 ईस्वी में मेरठ से हुआ था, लिथो प्रेस से। इस उपन्यास के संदर्भ में गोपाल राय का कहना है कि यह हिंदी का प्रथम उपन्यास है। यह जो है वो कई बार पूछा गया है। इसके अलावा देवरानी जेठानी की कहानी जो उपन्यास है उसे हिंदी का प्रथम क्लासिकल उपन्यास भी कहा जाता है। अगर हम बात करें तो 150 वर्ष पूर्व संक्रमणकालीन भारतीय संस्कृति को समझने के लिए इससे बेहतर कोई उपन्यास हो ही नहीं सकता। इसकी हम कुछ बातों को देखेंगे, महत्वपूर्ण बातों को। इसके अलावा अगर इस उपन्यास में हम देखें क्या है, तो इसमें आदर्श और यथार्थ का मिला जुला हमें प्रस्तुतिकरण देखने को मिलता है। उपन्यास का जो उद्देश्य है वह यह बताना है कि समाज में परिवार के लिए पढ़ी लिखी स्त्रियां क्यों आवश्यक हैं। मुख्य रूप से हम कह सकते हैं इस उपन्यास का जो मेन उद्देश्य है वो है स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा को यहाँ पे मेन लक्ष्य परम लक्ष्य बनाया गया है। इस उपन्यास का परम लक्ष्य जो है वो स्त्री शिक्षा है कि पढ़ी लिखी और स्त्री, जो पढ़ी लिखी स्त्री है और जो अनपढ़ स्त्री है, उसके गुण एवं दोषों को यहाँ उजागर करते हुए, रेखांकित करते हुए बताया गया कि कैसे दोनों अपने परिवार को किस किस तरह से हैंडल करती हैं और कैसे परिस्थितियाँ पड़ती है जब जो अनपढ़, इसमें जो जेठानी है उसकी जो कहानी बताई गई। आप ये उपन्यास हमने आप ये उपन्यास जो है देवरानी जेठानी की कहानी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहाँ पे जाके विस्तृत तौर पे ये इसके सारांश को पढ़ सकते हैं और इसकी महत्वपूर्ण सारी विशेषताओं को, एक एक छोटी सी बड़ी सारी विशेषताओं को वहाँ देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ मुख्य मुख्य बातों पर ही चर्चा करेंगे। तो अनपढ़ जो स्त्री यहाँ पे है वो जेठानी है और वो कैसे अंधविश्वास के चक्कर में पड़ करके अपने अपना ही नुकसान कर बैठती है। तो वहीं पे एक उसकी पढ़ी लिखी जो देवरानी है उसके बारे में भी बताया गया है। तो उनके गुण एवं दोषों को रेखांकित किया गया है। कथानक की बात करें तो कथानक जो है वो गहरी सामाजिक संपृक्ति एवं यथार्थ रूप से जुड़ा हुआ है। इस उपन्यास में हमें बाल विवाह का विरोध एवं विधवा विवाह और पुनर्विवाह का समर्थन देखने को मिलेगा। इसके साथ ही विवाह में होने वाले फिजूल खर्ची का विरोध किया गया है। स्त्रियों की आभूषण प्रियता भी हमें इस उपन्यास में देखने को मिलती है। पारिवारिक बिखराव की मार्मिक अभिव्यक्ति भी की गई है। नारी शिक्षा की समस्या हमने बताया कि दर्शाया गया है। इसमें स्त्री के लिए नागरी शिक्षा और पुरुषों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया कि स्त्रियों को नागरी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और पुरुषों के लिए अंग्रेजी शिक्षा की आवश्यकता है। प्रेमचंद पूर्व उपदेश प्रधान सामाजिक उपन्यास है ये, और बच्चन सिंह ने इसके संदर्भ में कहा है कि इन्होंने इसे उपन्यास मानने से इनकार करते हुए स्त्री जनोचित शिक्षा ग्रंथ कहा। इन्होंने इसे स्त्री जनोचित शिक्षा ग्रंथ बोला हुआ है। बाकी गोपाल राय ने इसकी कथा जो है उसको उसके संदर्भ में कहा कि इसकी कथा एकहरी है और इसकी भाषा संबंधी इसमें इन्होंने दोष बताया हुआ है। तो फिलहाल ये कुछ महत्वपूर्ण पात्र थे, कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। अगर आपको और भी विशेषताएं विस्तृत तौर पे देखना है, इसके सारांश को पढ़ना है, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम पात्रों की चर्चा करेंगे। तो पात्रों में अगर हम देखें तो लाला सर्वसुख लाल हैं और उनकी पत्नी हैं। इनके दो पुत्र हैं, एक बड़ा पुत्र है दौलत राम और एक छोटा पुत्र है छोटे राम।
दौलत राम की जो पत्नी है वो जेठानी है, वो अनपढ़ है और उसके एक पुत्र और एक पुत्री है, कन्हैया और मुनिया। छोटे लाल जो है उनकी जो पत्नी है वो उसका नाम आनंदी है, वो देवरानी यहाँ बनी है, पढ़ी लिखी स्त्री का प्रतीक है और उसका पुत्र है नन्हे या फिर मोहन। एक इनकी पुत्रियों की बात करें तो दो पुत्रियां हैं, पार्वती जिनका विवाह दिल्ली में होता है और सुखदेव जिसका विवाह हापुड़ में बंसीधर कबाड़ी से किया जाता है और यह मिश्रानी से नागरी की शिक्षा ग्रहण करती है। मिश्रानी से ये नागरी की शिक्षा ग्रहण करती है और इसकी मंगनी हुई है, भी विवाह नहीं हुआ। यहीं पे हमें बाल विवाह देखने को भी मिलता है, बाल विवाह का थोड़ा सा देखने को मिलता है। इसके अलावा अन्य पात्रों की चर्चा करें अगर तो टिकैत नारायण हरसहाय हैं, ये शहर के अमीर हैं। बुलाकी दास है, मदरसे का नौकर है। दिल्ला पांडे हैं, मिसरानी हैं जो नागरिक की शिक्षिका हैं। लाला दीनदयाल हैं। राम प्रसाद और गंगाराम ये छोटे लाल के साले हैं। रामदेई और भगवान देई ये छोटे लाल की सालियाँ हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ अन्य पात्रों की, तो ज्ञानचंद हैं, तहसीलदार हैं जो कि छोटे लाल के ससुर हैं। शिवदयाल हैं जो कि सुखदेई का बेटा है। गोलक लाल हैं जो कि बगीचे का मालिक है। सिबिया है, नथिया है, बसंती, लक्ष्मी चंद सेठ और दीनानाथ आदि कुछ अन्य पात्र हैं। बाकी जो मेन पात्र हैं वो हमने आपको बता दिया। लाला सर्वसुखलाल जो कि परिवार के मुखिया भी हैं और बाकी उनके दोनों बच्चे दौलत राम, छोटे लाल और दोनों बहुएं पार्वती और सुखदेई। फिलहाल ये हमारा उपन्यास समाप्त हुआ। हम अपना अगला उपन्यास देखते हैं परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु को अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, इसके सारांश, इसके महत्वपूर्ण सारी विशेषताओं को छोटी से बड़ी, तो आप जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पे मेन बातों को देखेंगे। परीक्षा गुरु को अगर हम बात करें तो परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया उपन्यास है जिसका प्रकाशन 25 नवंबर 1882 ईस्वी में हुआ। यह लाला श्रीनिवास दास का प्रथम उपन्यास माना जाता है। अगर हम इस उपन्यास की बात करें तो इसमें दिल्ली के ऐसे कारोबारी एवं साहूकार लाला मदन लाल की कहानी है जिसने अपने पिता की मेहनत एवं धीरज से बड़ी दौलत प्राप्त की थी। विरासत में इन्होंने बहुत सारी दौलत प्राप्त की, लेकिन बाद में ये गलत संगत में पड़ जाते हैं। फिलहाल अभी देखते हैं, हिंदी का प्रथम उपन्यास इसे माना जाता है। शुक्ल जी ने इसे अंग्रेजी ढंग का प्रथम मौलिक उपन्यास कहा है। स्वयं उपन्यासकार ने नई चाल की पुस्तक कहा तथा अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की सांसारिक वार्ता की पुस्तक कहा है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये दोनों ही बिंदु इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम इसके कथा वस्तु की संबंध में बात करें तो हमने बताया कि यह दिल्ली के कारोबारी साहूकार मदन लाल से है जिसे विरासत में अपने पिता की मेहनत एवं धीरज से बड़ी दौलत मिली है, लेकिन पश्चिमी आधुनिकता के प्रभाव से लगातार फिजूल खर्ची, झूठी शान शौकत, दिखावेपन इत्यादि के कारण संकटों से वह घिर जाता है। अंत में उसका सच्चा मित्र एक होता है जो कि बहुत ही बुद्धिमान है और एक साथ ही वकील भी है, लाला ब्रजकिशोर। वह उसके प्रयासों के फलस्वरूप वह अपने संकटों से उबरता है। तो वही पूरी कथा वस्तु इस उपन्यास में हमें देखने को मिलती है। ये जो उपन्यास है वो उपदेश प्रधान है और प्रकरणों में विभाजित है। टोटल 41 प्रकरण हैं। टोटल 41 प्रकरण हैं। उपन्यास अपने नामकरण की सार्थकता को सिद्ध करने में पूर्ण रूपेण हमें सफल दिखाई देता है कि परीक्षा से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। जो बात 100 बार समझाने में भी समझ में नहीं आती, वही एक बार विपरीत परिस्थितियों में एक ही बार परीक्षा होने पर मन में बैठ जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि बार बार वो जो यहाँ पे उसका मित्र होता है वो इतनी उसके पास धन दौलत अमीर होता है, लेकिन वो गलत संगत में फंस जाता है। बार बार समझाने पे भी गलत संगत से नहीं उभरता, लेकिन बाद में जब वो बहुत ज़्यादा फंस जाता है तब उसको समझ में आता है कि हाँ मैंने मतलब गलत किया। तब वो उसका मित्र जो होता है, वो सच्चा मित्र ब्रजकिशोर, वो उसे बचाता है। फिलहाल ये तो थी कथावस्तु। आगे हम पात्र की अगर बात करें, पात्र यहाँ पे जो मुख्य पात्र है वो लाला मदन मोहन है जो कि अमीर हैं और कारोबारी हैं। इसके अलावा वो गलत संगत में फंस गए हैं, अपने दोस्तों के साथ गलत संगत में फंसे हुए हैं। इनको उबारने का काम करता है इनका मित्र। इनकी पत्नी का नाम है कामनी। लाला ब्रजकिशोर जो कि इनके मित्र हैं, परम मित्र हैं और वह पेशे से एक वकील हैं और समझदार एवं एक अच्छे इंसान हैं। इनकी पत्नी का नाम है प्रियंवदा। इसके अलावा अन्य पात्रों में अगर हम देखें तो मुंशी चुन्नीलाल हैं, मास्टर शंभुदयाल हैं, बाबूलाल हैं। इसके अलावा
पुरुषोत्तम दास हैं और बैजनाथ हैं। तो ये सारे कुछ अन्य पात्र थे। तो फिलहाल ये तो था उपन्यास हमारा परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु परीक्षा गुरु जो उपन्यास है, यह जो उपन्यास है, इसके अगर हम कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण अर्थात इसके महत्वपूर्ण कथनों की जब बात करें तो वो हम देख लेते हैं। ये कुछ उसके महत्वपूर्ण कथन है जो कि परीक्षा में पूछता है। अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी, जो कि अभी हमने बताया कि लेखक ने ये बात बोली है। यह सच है कि नई चाल की चीज़ देखने को सबका जी ललचाता है, परंतु पुरानी रीति के मन में समाये रहने और नई रीति को मन लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहल पढ़ने वाले का जी कुछ उलझने लगता है और मन उछट जाता है। तो यह लेखक का कथन है। इसके अलावा मिस्टर ब्राइट हैं इसी उपन्यास में एक पात्र, जो कि बोलते हैं कि बलायत की सब उन्नति का मूल लॉर्ड बेकन की यह नीति है कि केवल विचार ही विचार में मकड़ी के झाले में न बनाओ, आप परीक्षा करके हर एक पदार्थ का स्वभाव जानो। इसके अलावा ये सारे देखिए, आप इन्हें देख लीजिए, ये सारे कुछ कथन हैं महत्वपूर्ण। एक कथन है लाला हरदयाल का, प्रीति का सुख ऐसा ही अलौकिक है, संसार में जिन लोगों को भोजन के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र तक नहीं मिलता, उनको भी अपने सुख दुख के साथी प्राणोपम मित्र के आगे अपना दुख रोकर छाती का बोझ हल्का करने पर, अपने दुखों को सुन कर उससे जी भर आने पर, उससे धैर्य देने पर, उससे हाथ से अपने डबडबाई हुई आंखों के आंसू पुछ जाने पर जो संतोष होता है, वह किसी बड़े राजा को लाखों रुपए खर्च करने से भी नहीं होता। ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने कही है। इसके अलावा अगर हम अन्य देखें, लाला ब्रज किशोर हैं जो कि एक मित्र हैं। इसमें परोपकार की इच्छा ही अत्यंत उपकारी है, परंतु हद से आगे बढ़ने पर वह भी फिजूल खर्ची समझी जाएगी। अपने कुटुंब परिवार आदि का सुख नष्ट हो जाएगा। जो आलसी अथवा अधर्मियों की सहायता की तो उससे संसार में आलस्य और पाप की वृद्धि होगी। इसी तरह कुपात्र में भक्ति होने से लौक परलौक दोनों नष्ट हो जाएंगे। न्यायपरता यद्यपि सब प्रवृत्तियों को समान रखने वाली है, परंतु इसकी अधिकता से भी मनुष्य के स्वभाव में मिलनसारी नहीं रहती, क्षमा नहीं रहती। ये इन्होंने कितनी अच्छी बात की है कि परोपकारी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हद से ज़्यादा परोपकारी करना फिजूल खर्ची समझा जाता है। तो ये लाला ब्रज किशोर का कहना है। आगे देखिए, लाला ब्रज किशोर का एक और कथन है कि हिंदुस्तान की भूमि में ईश्वर की कृपा से उन्नति करने के लायक सब सामान बहुतायत से मौजूद हैं। केवल नदियों के पानी ही से बहुत तरह की कलें चल सकती हैं, परंतु हाथ हिलाए बिना अपने आप ग्रास मुंह में नहीं जाता। नई नई युक्तियों का उपयोग किए बिना काम नहीं चलता। अर्थात यहाँ पे कहना ये है कि कोई भी चीज़ कितना भी सोचो, जब तक आप खुद से कर्म नहीं करेंगे तब तक कोई चीज़ नहीं होगी। आगे ऐसे कोई कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो कि बहुत ही बहुत अच्छी बात कही गई है इसमें। मास्टर शंभू दयाल हैं जो कि कहते हैं कि मनुष्य जिस बात को मन से चाहता है उसका पूरा होना ही सुख का कारण है और उसमें हर्ज पड़ने से दुख होता है। इसके अलावा कुछ कथन हैं। लाला ब्रज किशोर का एक कथन है कि ईश्वर ने मनुष्यों को स्वतंत्र बनाया है पर स्वेच्छाचारी नहीं बनाया, क्योंकि उसको प्रकृति के नियमों में अदल बदल करने की कुछ शक्ति नहीं दी गई। इसके अलावा लाला ब्रज किशोर कहते हैं कि वर्तमान समय के अनुसार सबके फायदे की बातों पर सत्य शास्त्र और शिष्टाचार की एकता से बर्ताव करना सच्ची स्वतंत्रता है। इसके अलावा कुछ और कथन हैं, आप उन्हें देख लीजिए। लाला ब्रज किशोर का एक कथन है कि आदमी की पहचान जाहिरी बातों से नहीं होती, उसके बर्ताव से होती है। ये इन्होंने बहुत ही अच्छी बात कही है और इम्पॉर्टेंट भी है। इसके अलावा अगर हम अन्य कथन को देखें तो ये देखिए, लाला ब्रज किशोर के ही बहुत सारे कथन हैं। इन्होंने अपने दोस्त को समझाने के लिए जो बातें कही हैं वही सारी इसमें दिया गया है कि मनुष्य के मन के विचार ना सुधरे तो पढ़ने लिखने से क्या लाभ हुआ। इसके अलावा एक और है कि एक प्रामाणिक मनुष्य परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसके अलावा लाला ब्रज किशोर का ही कथन है कि सावधानी आदमी को की दृढ़ बुद्धि को कहते हैं। इसके अलावा ये सारे आप कथन देख लीजिए। मनुष्य के चित्त से बढ़कर कोई वस्तु कोमल और कठोर नहीं है। ये लाला ब्रज किशोर का बहुत ही अच्छा कथन है। इसके अलावा ये सारे देखिए कथन हैं।
आप इन्हें पढ़ सकते हैं, नोट कर सकते हैं। फिलहाल ये सारे कथन हो गए परीक्षा गुरु के। अब जो हमारा अगला उपन्यास है वो है गोदान। हम गोदान के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको गोदान के संदर्भ में उसके संपूर्ण सारांश को समझना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। सारी विशेषताएं भी वहाँ पर दी गई हैं विस्तार से। फिलहाल यहाँ हम मेन बातों पर चर्चा करेंगे। गोदान 1936 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया इनका अंतिम पूर्ण उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास भी माना जाता है। मुंशी प्रेमचंद का संपूर्ण जीवन अनुभव सिमट कर इस उपन्यास में केंद्रीभूत हुआ है। कृषि संस्कृति एवं कृषक जीवन का महाकाव्य गोदान को कहा जाता है। ग्रामीण कथा के साथ साथ एक शहरी कथा भी इस उपन्यास में हमें चलती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ग्रामीण कथा है वो आधिकारिक कथा के रूप में दिखती है और जो शहरी कथा है वो प्रासंगिक है, जो कि प्रमुख कथा के विकास में ना ही अनिवार्य है ना ही आवश्यक। वह केवल उसकी उपादेयता अगर हम देखें तो सिर्फ इतनी है कि वह ग्रामीण एवं नगरीय जीवन की विषमता को प्रत्यक्ष करने का कार्य करती है। नलिन बिलोचन शर्मा ने गोदान को सत्य का वाहक कहा है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा गांधी एवं मार्क्स का समन्वय अर्थात आदर्शवाद और यथार्थवाद हमें उस उपन्यास में देखने को मिलता है। रामस्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मुंशी प्रेमचंद ने गोदान में मार्क्स और गांधी को फेंटकर मिला दिया हो। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें मुंशी प्रेमचंद ने किसी एक समस्या को उठाने के बजाय तत्कालीन भारतीय समाज की लगभग उन हर समस्याओं को एक साथ उठाया है जो कि समाज में आज विद्यमान है, और यही कारण है कि गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। अगर हम इसकी और भी विशेषताएं आपको पढ़नी है तो आप जाके हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से पढ़ सकते हैं। 3 गांवों का उल्लेख है, बेल्लारी, सेमरी और सोनारी। तो चलिए हम पात्र देख लेते हैं। पात्र है, मुख्य पात्र जो है होरी है और नायिका जो है वो धनिया है, उसकी पत्नी। पुत्र और पुत्रियों को अगर हम देखें तो गोबर है उसका पुत्र जिसका विवाह झुनिया से होता है, और झुनिया और गोबर का एक पुत्र है मंगल। रूपा होरी की पुत्री है जिसका विवाह राम सेवक से होता है। होरी की दूसरी पुत्री है सोना जिसका विवाह मथुरा से होता है। इसके अलावा हीरा और पुनिया है। भोला हीर है जिसके पुत्र और पुत्री हैं जेठा, जंगी और झुनिया। दातादीन महाजन हैं जिनके पुत्र का नाम है मातादीन और सिलिया का विवाह होता है, जिसका प्रेम विवाह होता है, जिसका पुत्र है रामू। इसके अलावा अगर हम देखें तो झिंगुरी सिंह है, गौरीराम है, चूहिया है, ध्यान सिंह है, और सिलिया के माता पिता को अगर हम देखें तो हरकू और कालिया हैं जो उसके माता पिता हैं। ये सारे जो पात्र हैं ये सारे पात्र बेल्लारी गांव से संबंध रखते हैं। ये सभी जो पात्र हैं ये बेल्लारी गांव से संबंधित हैं। ये आप देख लीजिए, ये बेल्लारी गांव से संबंधित हैं सारे पात्र, जितने भी पात्र हैं। होरी, धनिया, गोबर, रूपा, सोना, झुनिया, मंगल, हीरा, पुनिया, भोला, अहीर, जेठा, जंगी, झुनिया, और इसके अलावा दातादीन, मातादीन, सिलिया, झिंगुरी सिंह, गौरीराम, चूहिया, ध्यान सिंह, हरकू, कालिया, ये सारे जो हैं बेल्लारी गांव से संबंध रखते हैं। तो ये है। बाकी अगर हम देखें कुछ अन्य पात्र शहरी दृष्टिकोण, शहरी जीवन में देखें अगर हम तो शहरी जीवन में राय साहब हैं, राय साहब अमरपाल, इनके पुत्र और पुत्री का नाम है रुद्र दयाल सिंह जिनका विवाह सरोज से होता है जो कि मालती की बहन है। पुत्री इनकी है मीनाक्षी जिसका विवाह दिग्विजय से होता है और यह एक अनमेल विवाह होता है। मालती जो है वो आधुनिक स्त्री है और डॉक्टर है। डॉक्टर मेहता हैं जो कि दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर हैं और विद्वान हैं। मिस्टर खन्ना हैं जो कि मिल के मालिक हैं और बैंकर हैं। इनकी पत्नी का नाम है गोविंदी जो कि एक आदर्श भारतीय स्त्री के रूप में हमें उपन्यास में देखने को मिलती हैं। संपादक हैं ओंकार नाथ, मिर्जा खुर्शेद हैं, दुलारी सहुआइन हैं जिनका नाम कौशल्या है, पटेश्वरी लाल हैं, झिंगुरी सिंह हैं, नोखेराम हैं, नोहरी हैं, कोदई हैं, धन्ना चमार हैं। इसके अलावा उपन्यास में अगर आपको मंगरू सिंह, नोहरी, हुसैनी, रावत जैसे कुछ पात्र भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारे पात्र हैं जो हमें उपन्यास में देखने को मिलेंगे, और ये जो जितने भी पात्र हैं वो संबंध रखते हैं सेमरी गांव से। हमने बताया 3 गांव इस उपन्यास में हमें देखने को मिलेंगे। एक बेल्लारी जो कि हमने बता दिया, उसमें होरी और धनिया
गोबर, जुनिया ये सारे पात्र हैं। बाकी सेमरी गांव से संबंध रखते हैं ये सारे पात्र। इसके अलावा एक और अन्य गांव भी है, सोनारी। बाकी हम अब गोदान के महत्वपूर्ण कथन को देखेंगे। तो गोदान के अगर हम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो गोदान के कथन को अगर हम देखें तो होरी जो है वो धनिया से कहता है कि जब दूसरे के पांवों तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशलता है। इसके अलावा एक अन्य कथन है कि विपन्नता के इस अथाह सागर में सुहाग ही वह तृण था जिसे पकड़े हुए वह सागर को पार कर रही थी। ये धनिया के संदर्भ में कहा गया है। इसके अलावा दरिद्रता में जो एक प्रकार की अदूरदर्शिता होती है, वो निर्लज्जता जो तकाजे, गाली और मार से भी भयभीत नहीं होती, उसने उसे प्रोत्साहित किया। वर्षों से जो साध मन को आंदोलित कर रही थी, उसने उसे विचलित कर दिया। ये होरी के संदर्भ में कहा गया है। इसके अलावा कहा गया है कि एक कथन है कि आशा में कितनी सुधा है। एक कथन और है, ये देखिए, ये सारे कथन हैं गोदान उपन्यास के संदर्भ में, आप इन्हें देख लीजिए। यहाँ पे देखिए संदर्भ किया गया है कि होरी जो है वो बेल्लारी में रहता है और राय साहब जो हैं अमरपाल वो सेमरी में रहते हैं। एक कथन है, संपत्ति और सहृदयता में बैर है, हम भी दान देते हैं, धर्म करते हैं, लेकिन जानते हो क्यों? केवल अपने बराबर वालों को नीचा दिखाने के लिए। हमारा दान और धर्म कोरा अहंकार है, विशुद्ध अहंकार। ये बात जो कही है वो राय साहब ने होरी से कहा है। इसके अलावा राय साहब होरी से कहते हैं कि मेरे दुख को समझने वाला कोई नहीं, उनकी नज़रों में मुझे दुखी होने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं अगर रोता हूँ तो दुख की हंसी उड़ाता हूँ, मैं अगर बीमार होता हूँ तो मुझे सुख होता है। तो ये सारी बातें राय साहब ने होरी से कही है। इसके अलावा राय साहब होरी से देखिए यहाँ कहते हैं कि गरीबों में अगर ईर्ष्या वैर है तो स्वार्थ के लिए या पेट के लिए। ये सब आप कथन देख सकते हैं, महत्वपूर्ण कथन है ये। बाकी इधर हैं, कभी कभी ये सब पूछ लेता है परीक्षाओं में, तो इन्हें चाहे नोट कर लीजिए चाहे पढ़ लीजिए। होरी का एक कथन है गोबर से कि हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी है, अकड़ कर निबाह नहीं हो सकता। अर्थात हम गरीब किसान हैं, निर्धन किसान हैं, और हम जो है वो विद्रोह कर करके अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकते। तो यह समझा रहा है होरी गोबर को, अपने पुत्र गोबर को। इसके अलावा अगर हम देखें तो गोबर जो है वो कहता है, क्योंकि गोबर जो है वो विद्रोह करता है इन जो अत्याचार होते हैं उसके खिलाफ। तो गोबर कहता है कि तो फिर अपना इलाका हम क्यों नहीं दे देते, हम अपने बैल, खेत, हल, कुदाल सब उन्हें देने को तैयार हैं, करेंगे बदला। यह सब धूर्तता है, निरी मोट मर्दी। जिसे दुख होता है वह दर्जनों मोटरें नहीं रखता, महलों में नहीं रहता, हलवा पूरी नहीं खाता और न नाच रंग में लिप्त रहता है। मजे से राज का सुख भोग रहे हैं, उस पर दुखी हैं। ये जो यहाँ पे हमने देखा था, राय साहब जो है वो होरी से अपना दुख बता रहे थे। एक तरीके से वो होरी को ब्लैकमेल कर रहे थे। तो वही जाकर के होरी जो है वो गोबर से कहता है कि अरे राय साहब तो खुद ही बहुत सारे दुखी हैं। तो वही गोबर कहता है कि इतने मज़े से रह रहे हैं, मोटर गाड़ियों में घूम रहे हैं, वो दुखी नहीं हैं। अगर दुखी हैं, वो अपने सुख से दुखी हैं, तो अपना सुख बदल लें, हमारे खेत को, हमारे बैल को, हमारे हल को, हमारे कुदाल को ले लें, उसके बदले में हमें अपना जो सुख संपत्ति है वो दे दें। तो वही वो बोलता है, विद्रोह करता है एक तरीके से। आगे अगर हम देखेंगे तो गोबर कहता है होरी अपने पिता होरी से कि भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है, यह बात नहीं है बेटा। होरी जो है वो कहता है, दोनों बात करते हैं, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, जिन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उसका आनंद भोग रहे हैं, हमने कुछ नहीं सोचा तो भोगें क्या। ये होरी कहता है कि हमने पूर्व जन्म में कुछ नहीं किया होगा, इसी वजह से हम इस जन्म में धनवान नहीं बन पाए। क्योंकि गोबर कहता है कि भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है, तो फिर हम लोगों के साथ ऊंच नीच क्यों की जाती है। इसके अलावा अगर हम अन्य कथन की बात करें, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे कथन हैं। झुनिया जो है वो गोबर से कहती है कि भिक्षुक जब तक 10 द्वारे ना जाए उसका पेट कैसे भरेगा। मैं ऐसे भिक्षुक को मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गली गली मिलते हैं। फिर भिक्षुक देता क्या है, आशीष, आशीषों से किसी का पेट नहीं भरता। झुनिया जो है वो गोबर से यह बात बोलती है।
आगे यहाँ देखिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कथन हैं जो महत्वपूर्ण हैं। दुनिया कहती है कि बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वह जो कुछ करे वह सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं है। दुनिया मतलब गोबर से बोलती है कि वो बड़े हैं तो कुछ भी करें, उन्हें उन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, उन्हें किसी बात का डर नहीं है। लेकिन हम छोटे हैं, गरीब हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये बात दुनिया जो है उसकी पत्नी गोबर से बोलती है। इसके अलावा कुछ कथन हैं, ये सारे कथन हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। यहाँ पे एक मिस्टर मेहता का कथन है ये कि आश्चर्य अज्ञान का दूसरा नाम है। इसके अलावा अन्य कथन जो हैं वो देख लीजिए आप यहाँ। ये सारे कथन हैं महत्वपूर्ण, क्योंकि बहुत सारे कथन हैं तो हमने सोचा सब यहाँ पे ऐड कर देते हैं एक साथ, अपने अपने हिसाब से जिस जो इम्पोर्टेंट हो वो आप नोट कर लीजिए। फिलहाल चलिए हम देखते हैं आगे, कुछ जो महत्वपूर्ण कथन दिखेगा उसे हम बोल देंगे। यहाँ पे राय साहब का देखिए एक कथन है, वो कहते हैं पुरानी बात भी अगर आत्मबल के साथ कही जाती है तो वह नई हो जाती है। इसके अलावा ये सारे जो महत्वपूर्ण कथन हैं आप उन्हें देख लीजिए, वीडियो को बीच में रोक करके आप इनको पढ़ भी सकते हैं। यहाँ मेहता का एक कथन है गोविंदी से कि नारी हृदय धरती के समान है, जिससे मिठास ही मिल सकती है, कड़वापन भी, उसके अंदर पड़ने वाले बीज में जैसी शक्ति हो। ये जो कथन है वो कहा गया है। आगे ये सारे बहुत सारे कथन हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास है गोदान। यहाँ पे एक कथन है, जिसके पास जमीन नहीं वह गृहस्थ नहीं, मजूर है। इसके अलावा खतरे में हमारी चेतना अंतर्मुखी हो जाती है। इसके अलावा एक कथन है, आसक्ति में आदमी अपने बस में नहीं रहता। इसके अलावा अगर हम ये सारे कथन हैं, संकटों से ही आत्मा को जागृति मिलती है। ये देखिए कितने बढ़िया बढ़िया कथन हैं इस उपन्यास में। यहाँ पे एक कथन देखिए कितनी बढ़िया है, मोह ही विनाश की जड़ है, प्रेम जैसी निर्मम वस्तु क्या भय से बांध कर रखी जा सकती है। वह तो पूरा विश्वास चाहती है, पूरी स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है, उसके पल्लवित होने की शक्ति उसके अंदर है, उसे प्रकाश और क्षेत्र मिलना चाहिए। वह कोई दीवार नहीं है जिस पर ऊपर से ईंट रखी जाती है, उसमें तो प्राण है, फैलने की असीम शक्ति है। तो ये सभी कथन हैं, आप इन्हें देख लीजिएगा। बाकी हम अपना अगला उपन्यास देखते हैं अब, जो कि है शेखर एक जीवनी। इसका भी सारांश और इसकी सारी महत्वपूर्ण विशेषताएं अगर आपको अलग से देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी हम देखेंगे, हमारे सिलेबस में भाग 1 को लगाया गया है, जिसका प्रकाशन 1940 ईस्वी में हुआ, कहीं कहीं 41 भी मिलता है। यह अज्ञे द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जो कि एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, 2 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग 40 या 41 1940 या 41 में प्रकाशित हुआ, कहीं कहीं 41 मिलता है, कहीं 40, और दूसरा भाग का प्रकाशन 1944 में हुआ। इसके दोनों भाग के नाम हैं, पहले भाग का नाम है उत्थान और दूसरे भाग का नाम है संघर्ष। दोनों ही भागों को 4-4 उपभागों में बांटा गया है। उत्थान के 4 भाग हैं, ऊषा और ईश्वर, बीज और अंकुर, प्रकृति और पुरुष और परिस्थिति। ये चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें सीरियल वाइज से लगाने के लिए बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है। इसके अलावा संघर्ष जो कि दूसरा भाग है, उसके भी 4 भाग हैं। ये जहाँ से ख़त्म हो रहा है देखिए वहीं से स्टार्ट हो रहा है, पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, शशि और शेखर। इसके अलावा चौथा है धागे, रस्सियाँ और गुंजर। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी सही लगे आपको। इस उपन्यास पर रोमा रोला के जिया क्रिस्ताफ का प्रभाव हमें देखने को मिलता है, और यह पूर्व दीप्ति शैली फ्लैशबैक पद्धति में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। बाल मनोविज्ञान का इस उपन्यास में हमें चित्रण देखने को मिलता है, किशोरावस्था का भी चित्रण है, क्रांति की भावना, विद्रोही चेतना का रूप एवं प्रेम की भावना का चित्रण हमें दिखाई पड़ता है इस उपन्यास में। बाल मन पर पड़ने वाले काम, अहम एवं भय के प्रभाव और उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है।
गोपाल राय ने इस उपन्यास को अपूर्ण ग्रंथ माना है। अतीत, वर्तमान और भविष्य का वर्णन हमें इस उपन्यास में देखने को मिलता है। अगर हम इस उपन्यास के पात्रों की बात करें तो मुख्य पात्र जो है वो है शेखर, जो कि कथानायक है और विद्रोही स्वभाव का है। हरिदत्त है, जो कि शेखर का पिता है। विद्याभूषण एक क्रांतिकारी है। बाबा मदन सिंह है। शशि है, जो कि शेखर की ममेरी बहन है और इस उपन्यास की नायिका है। सरस्वती शेखर की बड़ी बहन है, उसकी प्रेरक मूर्ति और उसकी गुरु है। शारदा मद्रासी परिवार की एक लड़की है और जिसके प्रति शेखर आकर्षित रहता है। रामेश्वर है शशि का पति। सदाशिव है, एक हरिजन युवक है। मोहसिन है शेखर का मित्र, जो कि जेल में उससे उसकी मित्रता होती है। राम जी है, जो कि जाट जाति का है और फांसी प्राप्त एक व्यक्ति है। 80 नौकरानी है शेखर की। शांति जो है वो 18 से 19 वर्षीय एक तपेदिक पीड़ित लड़की है। विद्यावती शशि की माँ है। रसद, ईश्वर, प्रभुदत्त, ये तीनों जो हैं वो शेखर के भाई हैं। इसके अलावा कुछ अन्य पात्र हैं जैसे शीला, कमला, कुमार, राघवन, मणिक, अमोलक, तो ये सारे कुछ पात्र हैं। अमोलक राय, तो ये सारे पात्र हैं। फिलहाल इसके अगर हम कथन को देखें शेखर एक जीवनी के, तो शेखर एक जीवनी के महत्वपूर्ण कथनों में सबसे महत्वपूर्ण है, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कथन देखने को मिलेंगे जो कि मनोवैज्ञानिक रूप से हमें लिखे हुए दिखेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कथन हैं। यहाँ पे एक कथन है कि मुझे विश्वास है विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं। विद्रोह बुद्धि परिस्थितियों से संघर्ष की सामर्थ्य, जीवन की क्रियाओं से, परिस्थितियों के घात प्रतिघात से नहीं निर्मित होती। वह आत्मा का कृत्रिम परिवेष्टन नहीं है, उसका अभिन्नतम अंग है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बातें की गई हैं कि यातना भी एक उच्च कोटि का और बहुत पवित्र अस्त्र है। इसके अलावा कहा गया है कि जहाँ प्रेम जितना उग्र होता है वहाँ वैसे ही तीखी घृणा भी होती है। क्रूरता में केवल यातना दी ही नहीं जाती, स्वयं पाई भी जाती है। और स्नेह में स्नेही अपने को ही नहीं भूलता, स्नेह के पात्र को भी भूल जाता है। ये सारी देखिए यहाँ पे बातें की गई हैं। और इसके अलावा बहुत गहरी चोट का एकमात्र मरहम होता है चोट पहुँचाने वाले की उपेक्षा दृष्टि। दया तो उसके घावों को खरोच कर खोल देती है। इसके अलावा देखिए अन्य कथन अगर हम देखें तो कहते हैं मानव अपने बंधन आप बनाता है, पर जो बंधन उत्पत्ति के समय से ही उसके पैरों में पड़े होते हैं और जिनके काटने भर से अनेक के जीवन बीत जाते हैं, उसका उत्तरदायी कौन है। इसके अलावा इस उपन्यास में एक कथन है, डर के बिना समाज का अस्तित्व नहीं ठहर सकता। इसके अलावा कहा गया है कि जो नियम से नहीं चलते किंतु नियमों की मूल प्रेरणा को समझकर अपना नियम स्वयं बनाते हैं, जीवन तो उन्हीं का है। प्रेम ने मनुष्य को मनुष्य बनाया, भय ने उसे समाज का रूप दिया और अहंकार ने उसे राष्ट्र में संगठित कर दिया। संसार का आदर्श व्यक्ति नहीं है, एक टाइप है। और संसार चाहता है कि सर्वप्रथम अवसर पर ही प्रत्येक व्यक्ति को ठोंक पीट कर उसका व्यक्तित्व कुचल कर उसे उस टाइप में सम्मिलित कर दिया जाए, उसे मूल रचना न रहने देकर एक प्रतिलिपि मात्र बना दिया जाए। ये कितनी अच्छी बात कही गई है इस उपन्यास में। इसके अलावा यहाँ बहुत सारे बहुत ही अच्छे कथन हमें देखने को मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट भी। यहाँ सरस्वती का कथन है शेखर से, इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। यहाँ पे एक कथन है कि इसलिए यह कहना तो वही हुआ कि ईश्वर वही है जिसके बारे में हम निश्चय पूर्वक कह सकें वह नहीं है। ये देखिए यहाँ पर सारे कथन हैं। स्कूलों में टाइप बनते हैं, वह बना व्यक्ति, और जब कोई आहत होकर शक्की होता है तब संसार में शक से मुक्त कुछ भी नहीं रह जाता। ये सारी बातें हैं इस उपन्यास के महत्वपूर्ण कथन हैं, आप इन्हें देख लीजिए। पर इन्हें रोक करके आप पढ़ सकते हैं, इन्हें आप रोक के पढ़ सकते हैं। देखिए ये सारे कथन हैं, आप इन्हें रोक के वीडियो बीच में पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, जो आपको इम्पोर्टेंट लगे उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए। फिलहाल क्योंकि यहाँ बहुत सारे कथन हैं तो हमने सोचा सभी आपको यहाँ पे उपलब्ध करा दिया जाए।
यहाँ पे देखिए एक कथन दिया गया है, रोमा रोला का वह वाक्य पढ़ा कि सत्य उनके लिए है जिनमें उसे सह लेने की शक्ति है। इसके अलावा एक कथन है कि आप अंधकार दूर करना चाहें तो यही कर सकते हैं कि रोशनी जला दें, यह नहीं कर सकते कि अंधकार का अंधियारापन मिटा दें। शेखर कहता है राघवन से। अज्ञात शून्य से बचने का आयोजन वैसा ही है जैसे छाया से लठैती करना। शेखर कहता है सदाशिव से। ये सभी देखिए कथन है महत्वपूर्ण कि संशय मानव का अधिकार है, लेकिन अगर वह उदारता नहीं पैदा करता तो वह मानव का श्राप है। ये सभी महत्वपूर्ण कथन है। चलिए अगला उपन्यास हम देखते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा। इसकी भी लिंक नीचे दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे विस्तृत तौर पर इसके सारांश और विशेषताओं को यहाँ पे हम मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। यह जो उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचा गया 1946 ईस्वी में लिखा गया उपन्यास है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा। इस उपन्यास में 7वीं सदी के हर्षकालीन राजनीतिक स्थितियों एवं उस समय के अराजकताओं का वर्णन किया गया है। पृष्ठभूमि ऐतिहासिक है, बाकी सब यहाँ पे हमें काल्पनिक रूप से देखने को मिलता है। हर्षचरित नामक एक संस्कृत ग्रंथ है, उसी को उपजीव्य बनाकर यह उपन्यास लिखा गया है। आत्मकथात्मक रूप में लिखा गया यह उपन्यास है। पात्रों की बात कर लेते हैं फटाफट। कुछ पात्र ऐतिहासिक हैं, कुछ पात्र काल्पनिक हैं, जो कि बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछता है। ऐतिहासिक पात्रों की अगर हम चर्चा करें तो हर्ष है, जो कि ऐतिहासिक पात्र हैं, हर्षवर्धन। बाणभट्ट, जो कि मुख्य पात्र के रूप में हमें देखने को मिलता है, जिससे निपुणिका एवं भट्टनी दोनों प्रेम करती हैं। कृष्णवर्धन है, कुमार। राजश्री है, देवपुत्र मिलिंद हैं, परम भट्टारक हैं, विरति वज्र हैं, धनदत्र है। इसके अलावा महावराह। ये सभी पात्र जो हैं वो ऐतिहासिक हैं। अन्य में देखें तो चारुस्मिता, मदनश्री और महामाया। इसके अलावा अगर हम काल्पनिक पात्रों की बात करें तो काल्पनिक पात्रों में निपुणिका है, न्यूनिया। यह जो है वो भट्टनी की सेविका है। भट्टनी कौन है? तो भट्टनी जो है, जिसे चंद्रिधति भी कहा जाता है, वो देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या है। देवपुत्र तुवर मिलिंद की कन्या है भट्टनी, और भट्टनी की सेविका है निपुणिका। ये दोनों ही, भट्टनी और निपुणिका, बाणभट्ट से प्रेम करती हैं। एक अन्य पात्र है सुचरिता, जिसे कंचुकी भी कहा गया है। इसके अलावा अघोर, भैरव। ये चारों जो पात्र हैं वो काल्पनिक हैं। ये इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिहाज से, और ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण कथन देख लेते हैं फटाफट, बाकी आप इन्हें हम वीडियो रोक करके बीच में नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, चिंता में निमग्न मनुष्य अंधा होता है, बुद्धिमान की नीति मौन होती है, बाणभट्ट का कथन है। ये सारे कथन बाणभट्ट के हैं। तर्क से विदेश बढ़ता है, विदेश से हिंसा पनपती है, और हिंसा से मनुष्यता का विध्वंस होता है, आचार्य पाद का यह कथन है। ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण कथन हैं, आप रोक के इन्हें पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। यहाँ पे हम धीरे धीरे देखिए ये सारे इसको दिखा रहे हैं आपको, आप इन्हें देखिए, नोट डाउन करिए, पढ़िए, जैसे आपको जो सही लगे, जो भी कथन आपको अपने हिसाब से। यहाँ बाणभट्ट का एक कथन है, मैं श्री शरीर को देव मंदिर के समान पवित्र समझता हूँ। अपने को निशेष भाव से दे देना ही वशीकरण है। ये निपुणिका का महत्वपूर्ण कथन है। चलिए अगला उपन्यास है मैला आंचल। यह भी लिंक इसकी भी दी गई है नीचे, आप उसे पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। 1954 ईस्वी में लिखा गया यह फणीश्वरनाथ रेणु जी का बहुत ही प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण उपन्यास है। पूर्णिया जिले के मेरीगंज नामक गांव की विस्तृत और समग्र कथा इसमें वर्णित है, और इस प्रकार वर्णित है कि अंचल ही गांव बन गया है। ठीक है, सॉरी, अंचल ही यहाँ नायक बन गया है। एक मिनट, अंचल ही यहाँ नायक बन गया है। यहाँ जो अंचल है, ये जो गांव है मेरीगंज, यही यहाँ पे नायक बन गया है। और अगर हम उद्देश्य देखें इस उपन्यास का, तो अंचल की समस्याओं को प्रकाशित करना, अंचल की सुंदरता और कुरूपता दोनों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। जातिवाद, अफसरशाही, अवसरवादी राजनीति, मठों एवं आश्रमों का पाखंड भी हमें इस उपन्यास में देखने को मिलता है। इस उपन्यास के प्रकाशन से हिंदी उपन्यास के इतिहास में एक नई परंपरा की शुरुआत हुई, जिसे हम आंचलिक उपन्यास कह सकते हैं। मुख्य रूप से रेणु जी को आंचलिक उपन्यास के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा
अगर हम देखें तो नेमीचंद जैन जी इस उपन्यास के संदर्भ में कहते हैं कि शहरी एक रास्ता तथा आत्माभिमुखता से ऊबकर साहित्यकार जब जीवन वैविध्य तथा जीवन रस की तलाश में आंचलिक परिवेश तथा आंचलिक कथा की ओर मुखर हुआ तो इसी से आंचलिकता जन्मी। रेणु जी इस उपन्यास की भूमिका में कहते हैं, यह है मैला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया। मैंने इसके एक हिस्से के एक ही गांव के पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास का कथा क्षेत्र बनाया है। इस उपन्यास में हमें आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद की कथा देखने को मिलती है। तो इसकी अगर और विशेषताएं देखनी हैं तो लिंक नीचे है, आप पढ़ सकते हैं। और फिलहाल इसकी अगर हम पात्रों की बात करें तो टोटल इसमें जो पात्र हैं वो 256 हैं। मुख्य पात्रों की बात करें तो डॉक्टर प्रशांत हैं जो कि इसमें मुख्य पात्र के रूप में देखने को मिलते हैं। कमला है, कमली। इसके अलावा नीलोत्पल है जो कि इन दोनों का पुत्र होता है। विश्वनाथ प्रसाद सिंह हैं, बालदेव हैं, कालीचरण, बामन दास, राम कृपाल सिंह, खिलावन यादव, जोथकी जी, लक्ष्मी, डॉक्टर ममता, चथरिया पीर, राम पियारी और फुलिया। ये सारे पात्र हैं महत्वपूर्ण परीक्षा के दृष्टिकोण से, ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा इसके हम महत्वपूर्ण कथन देखेंगे। इसमें लेखक जो है वो कहता है, लेखक का सर्वप्रसिद्ध कथन जो कि कई बार पूछा भी गया है, इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी, कुरूपता भी, मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण कथन हैं जो कि पूछता है कभी कभी परीक्षा में। जाति बड़ी चीज़ है, जात पात नहीं मानने वालों को भी जाति होती है। भावुकता का दौर भी एक खतरनाक रोग है। यहाँ के लोग सीधे साधे दिखते हैं। सीधे का अर्थ यदि अनपढ़, अज्ञानी और अंधविश्वासी हो तो वास्तव में सीधे हैं वे। जहाँ तक सांसारिक बुद्धि का सवाल है तो वे हमारे और तुम्हारे जैसे लोगों को दिन में 5 बार ठग लें, और तारीफ यह है कि तुम ठगी जाकर भी उनकी सरलता पर मुग्ध होने के लिए मजबूर हो जाओगी। डॉक्टर प्रशांत जो हैं वो अपनी मित्र से बोलते हैं, इस गांव के संदर्भ में उनसे चर्चा करते रहते हैं। ये सारे देखिए कथन हैं, महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा इधर भी है, देखिए आप, ये सारे महत्वपूर्ण कथन हैं। देखिए ये सारे महत्वपूर्ण कथन हैं। गरीबी और जहालत इस रोग के 2 कीटाणु हैं, एक महत्वपूर्ण कथन है। बाकी आप इन्हें देख लीजिए। फिलहाल हम अपना अगला उपन्यास देखते हैं, झूठा सच। इसे भी अगर आप विस्तृत तौर पे पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल यह उपन्यास जो है यशपाल द्वारा लिखा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध उपन्यास है जो कि 1958 ईस्वी में लिखा गया। चलिए आगे हम देखते हैं। यह महाकाव्यात्मक रूप में लिखा गया उपन्यास है जिसमें भारत के विभाजन की पृष्ठभूमि पर यह आधारित है। चलिए आगे हम बात करते हैं। यह इसके खंडों को 2 खंडों में विभाजित है। पहला है वतन और देश, दूसरा है देश का भविष्य। प्रथम भाग में विभाजन के वास्तविक कारणों, उस समय की दर्दनाक स्थितियों एवं विस्थापित एवं शरणार्थियों की समस्याओं को प्रस्तुत किया गया है। द्वितीय भाग में अगर हम देखें तो देश के निर्माण में होने वाली चूकों, नेताओं की भ्रष्टता, क्रांतिकारी चेतना के भटकाव, स्वार्थों में जकड़े मध्यम वर्ग का भी चित्रण हमें दिखाई पड़ता है। इसके अलावा आज़ादी के पश्चात की जो परिस्थितियाँ थी वह हमें दिखाई पड़ती है। इसके साथ ही साथ बुद्धिजीवी वर्ग और जो नेताओं का देश के प्रगति और उसके विकास में उनकी जो प्रगतिशील भूमिका थी वो हमें देखने को मिलती है भाग दूसरे में। देश विभाजन के आर्थिक संदर्भों को भी इस उपन्यास में दिखाने का लेखक ने प्रयास किया है। देश विभाजन के लिए मूल रूप से अंग्रेजों को उत्तरदायी ठहराया हुआ है लेखक ने इस उपन्यास में विभाजन से पूर्व मध्ययुगीन जीवन का, वहाँ के जन समाज का मानसिक गठन, राजनीतिज्ञों के दांव पेच, सांप्रदायिक स्वार्थों के कारण जो हिंदू और मुसलमानों के बीच बढ़ती हुई खाई थी, उसके साथ ही साथ देश का विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, जो लूट खसोट हो रही थी, जो वहाँ पे रक्तपात हो रहा था, लाखों व्यक्ति जो थे अपने घरों को छोड़ करके एक दूसरे जगह आ जा रहे थे,
देश विभाजन का हो जाने के कारण उनकी जो संघर्ष थे, कांग्रेस का उस समय कैसा शासन था, और इसके साथ ही साथ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो सामाजिक जीवन और उसके अलावा जो विभिन्न क्षेत्रों में धांधली हो रही थी, भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उच्च वर्ग की जो स्वार्थपरता थी, मध्यम वर्ग की कुंठा और निम्न वर्ग की जो निराशा और जनता के अंदर जो जागरूकता इत्यादि सारा कुछ ये उपन्यास में हमें देखने को मिलता है। एक तरीके से साकार हो गया है यह उपन्यास में। इसके अलावा हम अगर देखें तो अंग्रेजों को लेखक ने विभाजन का मूल रूप से उत्तरदायी ठहराया। अंग्रेजों ने ही अपने सत्ता के लिए हिंदू मुसलमानों में जाते जाते फूट डाल दी, यह दिखाने का लेखक ने प्रयास किया। इसके अलावा लेखक ने देश विभाजन को आर्थिक संदर्भों में भी देखा है, जो कि वो कहते हैं कि इस निष्कर्ष पर लेखक पहुंचते हैं कि संपूर्ण पंजाब में हिंदू अमीर थे, ऊंचे पद पर थे, अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी आर्थिक, सामाजिक और कुछ सीमा तक राजनीतिक सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। लेखक का मंतव्य यह है कि विभाजन की त्रासदी का शिकार सामान्य लोग ही हुए, उच्च वर्ग के लोग नहीं हुए। कोई भी त्रासदी होती है, कुछ भी होता है, तो जो मुख्य रूप से जो संकट झेलता है वो सामान्य व्यक्ति ही झेलता है। जो समाज के उच्च वर्ग होते हैं वो बहुत ही कम संकटों को झेलते हैं। तो यह दिखाने का लेखक ने बहुत ही बढ़िया प्रयास किया हुआ है इस उपन्यास में। फिलहाल हम देखेंगे महत्वपूर्ण पात्रों की बात की जाए तो जयदेव है, जो कि मध्यम वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है और नायक के रूप में हमें देखने को मिलता है। तारा है उसकी बहन। पूरी कथा जो है इसी के इर्द गिर्द घूमती है, एक तरीके से मुख्य धूरी कह सकते हैं हम। मध्यम वर्गीय है किंतु प्रगतिशील सोच रखने वाली एक आम लड़की है। कनक है जिसका विवाह जयदेवपुरी से होता है किंतु बाद में शायद विच्छेद हो जाता है। वह भी संपन्न परिवार की प्रगतिशील सोच रखने वाली है और इस कथा की नायिका है। असद है कम्युनिस्ट पार्टी का युवा है। डॉक्टर प्राणनाथ हैं जो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर हैं। सोमराज हैं, विश्वनाथ सूद हैं, एक कांग्रेसी नेता। गिल हैं, मार्क्सवादी नेता हैं। उर्मिला है जो कि नर्स है। इनायत अली हैं। महेंद्र है जो कि वकील है। शीला है। इसके अलावा अग्रवाल साहब हैं जो कि दिल्ली के बड़े व्यापारी हैं और तारा को बहुत मानते हैं। पुरुषोत्तम है जो अग्रवाल साहब का बड़ा पुत्र है। नरोत्तम अग्रवाल साहब का भी ये भी पुत्र है। मिस्टर रावत हैं जो सचिव हैं गृह मंत्रालय के। निरंजन चड्ढा मर्सी का प्रेमी है। और जया है पुरी और तारा की बच्ची। इसके अलावा सीता है तारा के मोहल्ले की एक लड़की। डॉक्टर श्यामा है कांग्रेस और डॉक्टर की बड़ी लीडर। इसके अलावा अन्य पात्रों में अगर हम देखें तो गौस मोहम्मद है जो कि प्रकाशक है। रतन है जो कि शीशो का प्रेमी है, इसमें एक पात्र है शीशो। इसके अलावा अगर हम अन्य पात्रों को देखें तो मेहर है जो कि दंगे में भटकी तारा की साथी है। नब्बू है तारा से जो है वो बलात्कार करने वाला है। हाफिज इनायत अली है जो नब्बू के मोहल्ले के हाफिज हैं। इसके अलावा हमने बता दिया बंती है जो कि तारा को विभाजन के दौरान मिली संगिनी होती है। प्रसाद कांग्रेस के नेता हैं और महेंद्र नैयर वकील हैं जो कि हमने भी बताया। तो ये सारे कुछ पात्र थे महत्वपूर्ण इस उपन्यास के। इसके अगर हम कुछ महत्वपूर्ण कथनों को देख लेते हैं फटाफट। जर्नलिज्म सियासत का जहाज है, वह चाहे तो स्टेट को बचा ले और चाहे तो डुबो दे। एक बहुत ही अच्छी बात कही है इन्होंने। कशिश जी का कथन है, संपादक हैं और पैरोकार। ये इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन है आज के संदर्भ में तो सबसे ज़्यादा। संपादक यहाँ पे देखिए, पत्रकार के काम की विशेषता यह है कि वह अपने व्यक्तित्व को परोक्ष में रखकर मालिकों की इच्छा अनुसार घटनाओं के वर्णन को रंग देता है। यह लेखक का बहुत ही अच्छा कथन है और आज हम मीडिया में जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं उसके संदर्भ में इस कथन को बहुत ही अच्छे ढंग से देख सकते हैं। फिलहाल ये आप देख लीजिए और भी कथन है। पुरुष की तुलना में स्त्री की हीनता स्वाभाविक तो नहीं परंतु आवश्यक बना दिया गया है। स्त्री अपनी शोभा अपने से बढ़कर पुरुष को पाने में ही समझ लेती है। यह लेखक के कथन है कुछ। इसके अलावा अन्य भी कथन है, देख लीजिए। मियाँ बीवी की लड़ाई और कार्तिक के बादल कितने पल ठहरता है, ये लेखक ने कहा हुआ है। इसके अलावा आप ये और सारे कथन देख सकते हैं। एक लेखक का कथन है, ये इम्पॉर्टेंट है। इटली के 16 फरवरी के बयान में कहा गया है कि जून 1948 में हिंदुस्तान के जिस भाग का जो राजनीतिक दल अधिक सशक्त होगा ब्रिटिश सरकार उसी को शासन सौंप देगी। इसके अलावा ये सारे देखिए कथन हैं।
एक और कथन है महत्वपूर्ण, कलाकार या लेखक का यश पोला ढोल होता है जिसकी गूंज दूर तक जाती है परंतु भीतर पोल रहती है। इसके अलावा अन्य कथन को हम देख लेते हैं। ये सारे कथन हैं, अब इन्हें देखिए, ये सारे कथन हैं, महत्वपूर्ण हैं, सभी महत्वपूर्ण कथन हैं, आपने नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये दूसरे भाग का कथन है, अब अभी तक पहले भाग का कथन था। ये सब देखिए। एक ये देखिए कथन है, पहनने की कला इसी में है कि परिधान में यत्न प्रकट ना हो, रावत का कथन है। इसके अलावा एक यहाँ पे है और कि कम्युनिज्म में सिर्फ उन्हीं लोगों को रोटी मिलती है जिनके हाथों में छाले पड़े हों, ये भी देखिए। एक अन्य है ये वाला, सैनिक का कौशल शस्त्र प्रयोग है किंतु सेनापति शस्त्र नहीं उठाता, सेनापति का काम कुशल सैनिकों का उचित संचालन होता है। यह भी महत्वपूर्ण एक कथन है। आगे देख लेते हैं। चलिए हम अपना अगला उपन्यास देखते हैं। हमारा अगला जो उपन्यास है वो है मानस का हंस। यह अमृतलाल नागर द्वारा लिखा गया महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है, आप वहां पे जाके विस्तृत तौर पे इसके सारांश को, इसकी सारी महत्वपूर्ण विशेषताओं को पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पे मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। 1972 ईस्वी में लिखा गया यह उपन्यास है। महाकवि तुलसीदास के जीवन चरित्र पर आधारित जीवनी परक उपन्यास है। इसे ऐतिहासिक उपन्यास भी कह सकते हैं। इसमें तुलसीदास का जो स्वरूप चित्रित किया गया है वह एक सहज मानव का रूप है। यही कारण है कि मानस का हंस हिंदी उपन्यासों में क्लासिक का सम्मान पा चुका है और हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि माना जाता है। नागर जी ने इसे अपनी विशिष्ट लखनवी शैली में लिखा है, जिसके माध्यम से तुलसीदास को मानव के रूप में स्थापित किया गया, साथ ही साथ उनके गुण दोषों पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें नागर जी ने किस्सा गोई शैली, समाज शास्त्री शैली, वर्णनात्मक शैली, विश्लेषणात्मक शैली इत्यादि को आधार बनाया। यह उपन्यास अनेक रूपों में विलक्षण है। इसमें तुलसी का अंतर्द्वंद, तत्कालीन समाज की मनःस्थिति एवं रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति के दर्शन हमें होते हैं। इस उपन्यास की खासियत यह है कि यह उपन्यास अधिकतर प्रचलित किंवदंतियों और तुलसीदास जी के ग्रंथों से उभरने वाले पात्रों के आधार पर लिखा गया है, क्योंकि दुर्भाग्यवश तुलसीदास जी के जीवन के बारे में कोई हमें अधिकृत जानकारी नहीं मिलती। अमृतलाल नागर कहते हैं कि इस उपन्यास को लिखने से पहले मैंने कवितावली और विनय पत्रिका को खास तौर पर पढ़ा है। विनय पत्रिका में तुलसी के अंतः संघर्ष के ऐसे आने वाले क्षण संजोए हुए हैं कि उनके अनुसार ही तुलसी के मनोव्यक्तित्व का ढांचा खड़ा करना मुझे श्रेयस्कर लगा। रामचरितमानस की पृष्ठभूमि में मानसकार के मनोछवि निहारने में भी मुझे पत्रिका की तुलसी से ही सहायता मिली है। तो ये इन्होंने बताया है कि हमें कहाँ से यह उपन्यास लिखने की प्रेरणा मिली, सहायता मिली। तो ये सारी बातें इन्होंने कही हैं। कवितावली, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, दोहावली, गीतावली में जो तुलसी के जीवन की झांकी मिलती है उसी को लेकर इन्होंने अपनी पृष्ठभूमि तैयार की है अमृतलाल नागर ने, और ये उपन्यास रचा है। इसके अलावा तुलसीदास जी के जीवन गाथा लिखने के लिए नागर जी ने ऐतिहासिक तथ्यों और बेनी माधवदास जी की रचना मूल गोसाई चरित्र को आधार बनाया है। इसमें तुलसी के जन्म और मृत्यु तक की घटना को ऐतिहासिक बिंदुओं के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास किया गया। जो उपन्यास का प्रारंभ होता है वो बाबा तुलसीदास की पत्नी रत्ना की मृत्यु के प्रसंग से होता है। नागर जी ने तुलसी के जीवन को तात्कालिक राजकीय, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश में समाज की गतिविधियों के साथ चित्रित किया। तुलसी के मानव रूप को उनके लंबे जीवन गाथा के माध्यम से चित्रित करते हुए एक महान रचनाकार की विशेषता बताई है। वही रचनाकार महान होता है जो अपने को साधारण जन की वेदना से जोड़ता है। गोपाल राय इस उपन्यास के संदर्भ में कहते हैं कि उपन्यास में तुलसी के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो जीवन चरित्र प्रस्तुत हुआ है वह इतना सजीव, तर्कसंगत और सुसंबद्ध है कि कदाचित ऐतिहासिक तथ्य न होते हुए भी वह पूर्णतः यथार्थ बन जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। इसके अलावा तुलसी के जीवन का आर्थिक अभाव, उनकी अपमानित दशा, छोटी जाति के कारण उनका पालन पोषण, उनके जीवन का सतत भटकाव, धर्म तथा समाज में व्याप्त विकृतियों का वर्णन हमें उपन्यास में देखने को मिलता है। इसके साथ ही सामाजिक एवं सांप्रदायिक रूढ़ियों, विडंबनाओं का ध्वंस और टकराहट, आज के संघर्ष एवं तनावपूर्ण मानसिक एवं परिवेशगत सच्चाइयों का वर्णन भी दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर हम देखें
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पूछा जाता है, तुलसी के जीवन में हमें राम और काम के मध्य द्वंद्व देखने को मिलता है, जो इस उपन्यास की मुख्य समस्या के रूप में हमें दिखाई देती है। नागरजी ने पात्रों का समाजशास्त्री, ऐतिहासिक तथा कहीं कहीं स्वच्छंद विश्लेषण किया है। युवा तुलसी के जीवन में मोहिनी प्रसंग का संयोजन, काशी की जो एक वेश्या से असफल प्रेम का चित्रण जो दिखाया गया है, उसमें अंध श्रद्धालुओं को अनुचित दुस्साहस लग सकता है, साथ ही तुलसी के आध्यात्मिक अनुभवों को श्रद्धा के साथ अंकित भी करते हैं। इन दोनों ही प्रसंग में प्रतिवादों से नागरजी विचलित नहीं होते और ये कहते हैं कि यह प्रसंग शायद किसी तुलसी भक्त को चिढ़ा सकता है, लेकिन ऐसा करना मेरा उद्देश्य नहीं है। तुलसी और भारतीय परंपरा में अदम्य श्रद्धा व तार्किक दृष्टिकोण इस उपन्यास के केंद्र में कार्य करता है, जिसमें कि अद्भुत साम्य हमें देखने को मिलता है। राम एवं काम का जो भयानक द्वंद्व उनके भीतर चलता है, उससे लहूलुहान होते हुए भी राम के प्रति वे अपना सर्वस्व भाव से समर्पण देने में वे सफल ही हमें दिखाई पड़ते हैं। अभिजात्य वर्ग में व्याप्त अमानवीयता एवं घृणित कृत्यों का चित्रण किया गया। इसके साथ ही नरहरियानंद के माध्यम से दीक्षा लेने का और शेख सनातन गोस्वामी से शिक्षा लेने का वर्णन हमें मिलता है। इनके दीक्षा गुरु जो थे वो नरहरियानंद और शिक्षा गुरु जो थे वो शेख सनातन गोस्वामी। उपन्यास का मुख्य उद्देश्य अनास्था और अविश्वास के दौर में भारतीय आस्था एवं विश्वास के स्वर को बिखेरना तथा भारतीय जनमानस में आशा एवं संघर्ष की दबी चिंगारी को संजोए रखना है। उपन्यास के प्रारंभ में ही हमें उस समय की राजनीतिक स्थिति का अराजकतापूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। फिलहाल ये जो बातें थी हमने आपको बताया इस उपन्यास के संदर्भ में। बाकी हम मुख्य पात्रों पर बात करेंगे। इस उपन्यास में तुलसीदास बाबा के रूप में हैं और मुख्य पात्र हैं रत्ना है उनकी पत्नी, दीनबंधु ससुर हैं, मैना कहारिन है, बतासो है, श्यामो की बुआ है, राजा रसिया है, संत बेनी माधव हैं, रामू द्विवेदी हैं, बकरीदी चाचा कक्का हैं, पंडित गणपति उपाध्याय हैं, बूढ़ा रमजानी है, शिव दीन दुबे हैं, ननहकू हैं, मनकू हैं, हुलसिया है, पंडित आत्माराम हैं, भैरव सिंह हैं, हुसैनी जुलाहा हैं, पार्वती अम्मा हैं। ये सारे पात्र थे। इसके कुछ कथनों को अगर हम देखें तो ये जो महत्वपूर्ण कथन हैं इस उपन्यास के संदर्भ में आप इन्हें पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने जो भी हमने बताया कि कहाँ कहाँ से इन्होंने लिया हुआ है, तो ये इनका लेखक ने बताया है। इसके अलावा इनके तुलसी के जन्म स्थान के संदर्भ में भी ये बात है, आमुख से है। ये जो असफल वेश्या का इनका प्रेम का चित्रण है वो इन्होंने जो लेखक ने बात बोली है वो है। बाकी ये देखिए आप, यह जो उपन्यास है कब लिखा गया, कब आरंभ हुआ, कहाँ से, ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे दी गई है। आप इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ लीजिए। जो भी ये सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं बिंदु, ये सारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा यहाँ पे है ये सारे कथन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं। आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये सारे कथन हैं, आप इन्हें पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, रोक के, जो भी जैसा भी आपको सही लगे। ये है कथन। चलिए हम अपना अगला उपन्यास देखते हैं। हमारा जो अगला उपन्यास है वो है तमस। विभाजन की त्रासदी पर लिखा गया हमारा एक और उपन्यास तमस, जो कि भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1973 ईस्वी है। यह सांप्रदायिक दंगे की कहानी इस उपन्यास में हमें देखने को मिलती है। भीष्म साहनी का सर्वप्रसिद्ध उपन्यास है, 2 भागों में विभाजित है। प्रथम भाग 1 से 13 प्रकरण में है, सांप्रदायिक तनाव की कहानी देखने को मिलती है। द्वितीय भाग 13 से 21 प्रकरण, टोटल 21 प्रकरण है और इसमें अनेक गांवों को सम्मिलित करके उपन्यास की परिधि में रखा गया है। 1947 में पंजाब में हुए भयानक सांप्रदायिक दंगों पर आधारित है एवं लाहौर के आसपास की मात्र 5 दिन की घटना, जो कि मार्च अप्रैल के महीने में घटित हुई, उसी कहानी का वर्णन किया गया है। 5 दिन की कहानी इस उपन्यास में वर्णित है, जो कि लाहौर के आसपास की है। कोई भी व्यक्ति स्पष्ट रूप से यहाँ पे मुख्य पात्र के रूप में दिखाई नहीं पड़ता है।
1975 का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी तमस को मिला हुआ है। अगर तमस की विशेषताओं पर बात करें तो यह सांप्रदायिक तनाव की ही कहानी है और इसमें इसकी जो सारांश है वो हमने बहुत विस्तार से आपको बताया हुआ है। इस उपन्यास की जो लिंक है इस उपन्यास की जो लिंक है, इस उपन्यास के जो सारांश हैं, महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं, वो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है नीचे, वहाँ पे दी गई है, आप जाके पढ़ सकते हैं विस्तार पे। अभी हम फिलहाल यहाँ पे पात्रों की बात करेंगे। जो पात्र है वो नत्थू है, नत्थू चमार, जो कि सीधा साधा व्यक्ति है, निम्न वर्गीय का। इसी को ही जो है वो पैसा दे करके मुराद अली सुअर को मरवाता है और जिससे हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाता है। मुराद अली अंग्रेज़ों का दलाल होता है। अंग्रेज़ों के कहने पर मुराद अली नत्थू को पैसा दे करके सुअर मरवा दे के मस्जिद पर फिकवा देता है। बख्श जी हैं, मेहता जी हैं, रिचर्ड्स है जो कि अंग्रेज अफसर है, यही बोला रहता है मुराद अली को। लीजा है, रिचर्ड्स की पत्नी है। रणवीर है, देवव्रत है, शाहनवाज और जनरल सिंह। इसके अलावा इस उपन्यास के अगर हम कथन देखें तो कथन यह है, देखिए इसमें कथन दिया गया है। कथन के माध्यम से हम अंग्रेज़ों की जो है धूर्तता को देख सकते हैं। ये जो रिचर्ड्स है और ये देखिए सारे कथन, देखिए यहाँ पे रिचर्ड्स क्या कहता है, अगर प्रजा आपस में ही लड़े तो शासक को किस बात का खतरा है, क्योंकि प्रजा आपस में ही लड़ रही है तो वो अपने अधिकारों के लिए फिर शासक से थोड़ी ना लड़ने जाएगी। पहले वो आपस में ही लड़ ले, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे प्रजा को आपस में लड़ाने का कार्य करते हैं यहाँ पे रिचर्ड्स, जो कि हमें इस उपन्यास में बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। ये देखिए यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण कथन दिए गए हैं, आप इन्हें सभी नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा कर लीजिए। इधर भी है, ये इधर भी दिए हुए हैं कुछ कथन, इन्हें आप पढ़ लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। फिलहाल अभी हम देखते हैं अपने अगले उपन्यास को। जो हमारा अगला उपन्यास है उसे हम देखेंगे राग दरबारी। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है। 1968 ईस्वी में लिखा गया एक बृहद उपन्यास है जो कि आज़ादी के बाद लिखे गए उपन्यासों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राजनीति पर आधारित है। यह उपन्यास व्यंग्य शैली में लिखा गया है। इसके अलावा इसमें राजनीति के उतार चढ़ाव के साथ साथ आज़ादी के बाद बदलते गांवों एवं शहरी जीवन का वर्णन है। शुक्ल जी का मुख्य उद्देश्य जो है, श्रीलाल शुक्ल ने लिखा है ना ये उपन्यास, तो उनका मुख्य जो उद्देश्य है वो ग्रामीण जीवन की समस्या एवं भारत की शिक्षा व्यवस्था को दिखाना रहा है कि भारत में कैसी शिक्षा व्यवस्था थी उस समय, उसको दिखाना इनका मुख्य उद्देश्य था। और इस उपन्यास में अगर हम देखें तो शिवपालगंज नामक गांव को माध्यम बनाया गया है। तो इस शिवपालगंज नामक गांव के माध्यम से आज़ादी के बाद भारत में कैसी शासन व्यवस्था थी, कैसी न्याय व्यवस्था थी, शिक्षा व्यवस्था इत्यादि की पोल खोल के रख दी गई है। व्यंग्य शैली में होने के कारण ही हंसी मजाक और रोना दोनों का स्वभाव एक साथ ही हमें, दोनों का अनुभव हमें एक साथ ही देखने को मिलता है। यहाँ धारदार व्यंग्य किए गए हैं जो कि मनोरंजन के साथ साथ, इसलिए यह पाठक को आत्मनिरीक्षण का भी अवसर बखूबी प्रदान करते हैं। मतलब ये धारदार व्यंग्य जो हैं मनोरंजन के साथ किए गए जो कि पाठक को आत्मनिरीक्षण का भी अवसर बखूबी प्रदान करते हैं। भारतीय शासन व्यवस्था एक व्यक्ति में व्याप्त धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद, जातिवाद इत्यादि सब कुछ इस तरह से इस उपन्यास में उभरा है कि यह पाठक के अंतर्मन तक पहुंचता है। तो इस उपन्यास में जो है वो आज के यथार्थ को दिखाता हुआ यह उपन्यास सभी क्षेत्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार, खास तौर पर शिक्षा और ग्राम को केंद्र में रखता है। राग दरबारी कल का यथार्थ था, शायद तब लोगों को उसमें कल्पना की अधिकता लगी हो, लेकिन आज के भ्रष्ट समाज का आईना कहना इसे अनुचित नहीं होगा। इस उपन्यास पर 1969 या फिर 70 में कह सकते हैं हिंदी साहित्य अकादमी सम्मान भी मिला हुआ है। यह एक दूरदर्शन धारावाहिक के रूप में भी 1986 में सामने आया। 35 अध्यायों या परिच्छेदों में लिखा गया यह उपन्यास 1957 के बाद भारत के गांवों में जन्मी विसंगति को दिखाता हुआ एक कालजयी उपन्यास है। मधुरेश कहते हैं कि राग दरबारी अपनी संरचना में बहुत कुछ एक ऐसे चमत्कारी झोले की तरह है जिसमें लेखक ने रास्ता चलते सब कुछ उठा लेना चाहा है। रविंद्र त्यागी का कहना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पंक्ति है कि राग दरबारी गांव की कथा है।
डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं कि राग दरबारी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के एक कस्बा नुमा गाँव शिवपालगंज की कहानी है। यह उस गांव की जिंदगी का दस्तावेज है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद ग्राम्य जीवन और गरीबी हटाओ के आकर्षक नारों के बावजूद भी घिसट रही है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। अरुण कमल इस उपन्यास के संदर्भ में कहते हैं कि राग दरबारी समाप्त करके मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नरक की यात्रा से लौटा हूँ जिसे लोग तीर्थ यात्रा मान रहे हैं। श्री लाल शुक्ल का सबसे बड़ा काम यही है कि उन्होंने भारतीय गांव की सनातन मिथक को तोड़ डाला। तो ये महत्वपूर्ण कुछ कथन थे। इसके अलावा राग दरबारी उपन्यास के संदर्भ में ये देखिए कुछ अन्य बातें भी हैं। और इसके अगर हम पात्रों की बात करें तो वैद्य जी इस उपन्यास में शिवपालगंज के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। छंगामल इंटर कॉलेज के मैनेजर हैं और कोऑपरेटिव यूनियन के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। रंगनाथ वैद्य जी का भांजा है जो शहर में रहता है और इतिहास में एमए करने के बाद पीएचडी कर रहा है। जब उससे पूछता है कोई कि क्या कर रहे हो तो कह रहा है घास खोद रहा हूँ। मतलब उसने पीएचडी कर रहा हूँ। तो पीएचडी को उसने मतलब शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग किया गया है कि घास खोद रहा हूँ। रुपन बाबू हैं जो कि वैद्य जी के छोटे बेटे हैं और कई सालों से 10वीं में हैं और खुद को छात्र नेता समझते हैं। गयादीन की बेटी बेला से प्रेम करते हैं। बद्री पहलवान हैं जो कि वैद्य जी के बड़े बेटे हैं और जो पहलवानी करते हैं। आगे चलकर बेला से शादी करना चाहते हैं। अंत में कोऑपरेटिव यूनियन का मैनेजिंग डायरेक्टर इन्हें चुना जाता है। सनीचर है जिसे मंगल दास भी कहते हैं। वैद्य जी की सभा में भांग पिलाने का काम करता है और आगे चलकर गांव का प्रधान बनता है। गयादीन है जो कि बनिए का काम करता है। मास्टर मोतीराम है, इंटर कॉलेज में विज्ञान के अध्यापक हैं। गांव में एक आटा चक्की के मालिक हैं। खन्ना मास्टर हैं, इंटर कॉलेज में इतिहास के मास्टर हैं। इंटर कॉलेज में अध्यापकों की गुटबाजी के अग्रणी नेता हैं। बेला जो है वो गयादीन की एकमात्र लड़की है। रुपन और बेला के प्रेम के चर्चे पूरे शिवपालगंज में हैं। लंगड़ जो है एक पैर न होने के कारण लाठी के सहारे लंगड़ा कर चलता है। कबीर पंथी है और एक पुराने मुकदमे की नकल पाने के लिए जिला कार्यालय में अर्जी देता रहता है। राधेलाल हैं जो झूठी गवाही देने में परंपरागत और कभी न उबने वाला गवाह है। जोगनाथ हैं जो शराबी हैं और वैद्य जी के आदमी हैं। इस उपन्यास के महत्वपूर्ण जो पंक्तियां हैं वो ये हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे ड्राइवर पूछता है तो क्या कर रहे हो तो रंगनाथ ड्राइवर से कहता है कहा तो घास खोद रहा हूँ। इसी को अंग्रेजी में रिसर्च कहते हैं। पर साल में किया था, इस साल से रिसर्च शुरू की है। शिक्षा व्यवस्था पर व्यंग। वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है। ड्राइवर भी उस पर रास्ता चलते चलते एक जुमला मारकर चपरासी के साथ ट्रक की ओर चल पड़ा। मतलब कितनी देखिए इतना काम है कि अपराधों की जांच नहीं हो पाती, मुकदमों का चालान नहीं हो पाता, अदालतों में गवाही नहीं हो पाती। इतना काम है कि सारा काम ठप पड़ा है। यहाँ पे कितना बढ़िया व्यंग किया गया है। यहाँ पे देखिए एक कथन है, बाद में पता चलता है कि वह अकेला व्यक्ति 20 गांवों की सुरक्षा के लिए तैनात है और जिस हालत में जहाँ है वहाँ से उसी हालत में वह 20 गांवों में अपराध रोक सकता है। अपराध हो गया तो उसका पता लगा सकता है और अपराध ना हुआ हो तो उसे करा भी सकता है। कितना बढ़िया व्यंग के साथ यहाँ पे सत्य को उकेरा गया है। इसके अलावा ये देखिए अन्य चीज़ें हैं। देश में इंजीनियरों और डॉक्टरों की कमी है। कारण यह है कि वे इस देश के निवासी परंपरा के से कवि हैं। चीज़ को समझने से पहले वे उस पर मुग्ध होकर कविता कहते हैं। यहाँ पे कितना बढ़िया व्यंग किया गया। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बहुत सारी बातें, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं इस उपन्यास में। ये देखिए बहुत सारी बातें हैं और ये देखिए इसमें इधर भी हम देख लेते हैं। ये यहाँ पे देखिए कितना बढ़िया व्यंग किया गया है। नैतिकता का नाम ना लो मास्टर साहब, किसी ने सुन लिया तो चालान कर देगा। ये देखिए संविधान एक कविता का नाम है जिसके अनुच्छेद 17 में छुआछूत खत्म कर दी गई है, क्योंकि इस देश में लोग कविता के सहारे नहीं बल्कि धर्म के सहारे रहते हैं और क्योंकि छुआछूत इस देश का एक धर्म है। व्यंग किया गया है कितना बढ़िया। यहाँ पे देखिए ये सेम हो गया है पेज, बाकी ये है कुछ
ये कितनी बढ़िया बैद जी ने गयादीन से कहा है, सोते को जगाया जा सकता है पर कोई झूठ मूठ सोने का बहाना करके पड़ा हो तो उसे कैसे जगाया जाए। ये सारी बातें हैं इस उपन्यास में। चलिए अब अगला उपन्यास देखते हैं, जिंदगी नामा। जिंदगी नामा जो उपन्यास है वह कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस उपन्यास का भी सारांश और इसके जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। फिलहाल अभी हम मुख्य मुख्य बातों पर यहाँ चर्चा कर लेते हैं। पंजाब के लोगों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन को समेटता एक बेहद पठनीय उपन्यास है। महाकाव्यात्मक उपन्यास कह सकते हैं, आंचलिक उपन्यास भी हम इसे कह सकते हैं। पंजाब के डेरा जट्टा गांव पर केंद्रित है। विभाजन के पूर्व और बाद की उत्पन्न भयावह स्थितियों का वर्णन किया गया है। पंजाबियों के शौर्य गाथा का भी वर्णन है। विस्तार रूप से आप हमारे अगले जो विस्तार रूप से वहाँ पे पढ़ सकते हैं, जो लिंक दी गई है नीचे, वहाँ पे आप जाके पढ़ लीजिए इस उपन्यास को। यहाँ पे हम पात्र और इसके महत्वपूर्ण कथन देखते हैं। शाह जी हैं जो जमींदार हैं। साहनी हैं जो कि हिंदू परिवार से सहिष्णु महिला हैं। लाली शाह शाहजी के पुत्र हैं। कांसी शाह शाहजी के छोटे भाई हैं। सलामत अली हैं। राबिया है लाली शाह का पालन पोषण करने वाली। महरी चाची हैं। गुल्ले शाह है। फ़कीरा है। नजीर है। मेहर अली और करतार सिंह। ये देखिए कुछ महत्वपूर्ण उद्धरण हैं, ये इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, पढ़ लीजिए जो भी आपको सही लगे। ये सारे कथन हैं, आप इन्हें देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, जैसे आपको उचित लगे। जो भी आपको उचित जैसे लगे आप इन्हें रोक के पढ़ लीजिए। हम अपना अगला उपन्यास देखते हैं, आपका बंटी। 1971 ईस्वी में प्रकाशित मन्नू भंडारी का स्वतंत्र रूप से लिखा गया पहला उपन्यास है। पारिवारिक विसंगति तथा विवाह विच्छेद की त्रासदी में पिस रहे एक 9 वर्षीय बच्चे बंटी की कथा कही गई है। आपका बंटी आज के परिवेश में लिखा गया एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। दाम्पत्य जीवन की टकराहट और तलाकशुदा बच्चे के माध्यम से आज के परिवेश में व्याप्त संकट बोध एवं मूल्यबोध को उगोरा गया है, जो वर्तमान समय की महत्वपूर्ण समस्या बनती जा रही है। परिस्थितियों के तूफान में पड़कर इंसान कितना मजबूर हो जाता है, यह बात इस उपन्यास के माध्यम से स्पष्ट होती है। बंटी एक ऐसा 9 वर्षीय बच्चा है जो अपनी हालातों से मजबूर होने के कारण घुटन, टूटन और उदासी का शिकार हो गया है। उपन्यास का मुख्य उद्देश्य मध्यम वर्गीय परिवार की में तलाक की समस्या तथा पति पत्नी के अभाव में बच्चों की मानसिक दशा को दिखाना है। लेखिका का जो मुख्य उद्देश्य है वह पति पत्नी के बीच अलगाव की स्थिति पैदा होने से उनके संतान की कितनी दयनीय दशा हो जाती है, वे घुटन और त्रासपूर्ण जीवन जीने को बाध्य हो जाते हैं, वो चीज़ यहाँ पे लेखिका ने बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया है। लेखिका कहती हैं कि मैं दिखाना चाहती थी कि खंडित माता पिता के बच्चे किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। सबका अपना अपना व्यक्तित्व होता है। इन सारी परिस्थितियों में बच्चों पर क्या क्या प्रतिक्रिया होती है यह दिखाना चाहती थी। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, तब मन को बेचैन महसूस किया है। मैं उसी को पाठक तक पहुंचाना चाहती थी। लेखिका ने भारतीय संस्कृति में आधुनिकीकरण के प्रवेश के माध्यम से पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव और उसके फलस्वरूप पारिवारिक विघटन को भी दिखाने का प्रयास किया है। दाम्पत्य जीवन में व्याप्त तनाव, अवसाद और टूटन तथा टकराहट की स्थिति देखने को मिलती है। वैवाहिक समस्या के साथ साथ तलाकशुदा परिवार का भी चित्रण है। दाम्पत्य वर्ग वर्तमान समय का पुराने को छोड़ नए को अपनाने की प्रवृत्ति भी दिखाई गई है इस उपन्यास में। इसके अलावा बंटी एक ऐसा पात्र के रूप में दिखता है जिसे ना तो पिता का दुलार मिल पाता है, ना ही माता का वात्सल्य। ऐसी विषम परिस्थिति में उपन्यास में आरंभ से अंत तक मानसिक रूढ़ता से ग्रस्त, चिड़चिड़े स्वभाव, एकाकीपन लिए हुए एक असामान्य बालक के रूप में दिखता है। बाल मन की अभिव्यक्ति इस उपन्यास में देखने को मिलती है। उपन्यास में जिस बेचैनी के भाव को दर्शाया गया है वह भावुकतापूर्ण है। तो इसे आप विस्तार रूप से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे पढ़ सकते हैं। मुख्य पात्र देखें तो बंटी है, शकुन है और अजय हैं। ये बंटी के माता पिता हैं। मीरा है, डॉक्टर जोशी हैं, वकील चाचा हैं, माली है, टीटू है, अम्मी ज्योति है, फूफी आया है। महत्वपूर्ण कथन की बात करें तो पति पत्नी का संबंध ही ऐसा है कि लाख लड़ भिड़ लो, अलग रह लो, पर कहीं ना कहीं आशा का एक तंतु जुड़ा रह ही जाता है। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण कथन है, संबंध को निभाने की खातिर अपने को खत्म कर देने से अच्छा है संबंध ही खत्म कर दो।
एक आम हिंदुस्तानी बच्चे को सही ढंग से परवरिश करना जानता ही नहीं। प्यार और देखभाल के नाम पर माँ बाप ही अपने को इतना थोपे रहते हैं कि बच्चे पर कि वह कभी पूरी तरह पनप ही नहीं पाता। इसके अलावा एक अन्य कथन है, छलनी हुआ मन सहज भाव से कुछ भी ग्रहण नहीं कर पाता है। कुछ और भी कथन हैं जो यहाँ पर देखिए दिए गए हैं, आप उसे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे कथन हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। सारे कथन। इसके अलावा हम अपना अगला उपन्यास देखते हैं, जो हमारा अंतिम उपन्यास है। ये सारे जो उपन्यास हैं उसकी लिंक आपको, इन 13 के 13 उपन्यासों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है नीचे। वहाँ पे आप जा कर के उन्हें विस्तृत तौर पे इनके सारांश के साथ पढ़ सकते हैं। फिलहाल हम अपने अंतिम उपन्यास पर चर्चा करेंगे, धरती धन्ना अपना, जो कि जगदीश चंद्र का उपन्यास है, जिसका प्रकाशन 1972 ईस्वी में हुआ है। इस उपन्यास में पंजाब के होशियारपुर जिले में स्थित घोड़ेवाहा और रलाहन नामक गांवों को केंद्र में रखा गया है। उपन्यास में भूमिहीन मजदूर, पराश्रित एवं सदियों से चले आ रहे जुल्म के शिकार तथा चमादड़ी नामक अलग बस्ती में रहने वालों दलित समुदायों चमारों के जीवन की व्याकुलता, उनका दुख दर्द, उनके किसानी जीवन तथा उनके भूदास स्वरूप का वर्णन बहुत ही मार्मिक मर्मस्पर्शी ढंग से इस उपन्यास में किया गया है। इस उपन्यास पर लेखक को पंजाब सरकार द्वारा सन 1972 ईस्वी के उत्कृष्ट कृति का 1000 रुपये का पहला पुरस्कार और गुरु गोविंद सिंह हिंदी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। कुल इस उपन्यास में 49 अध्याय हैं। चौधरी समाज उच्च वर्ग तथा दलित समाज निम्न वर्ग के आपसी संबंधों का बखूबी चित्रण प्रस्तुत किया गया है। घोड़ेवाहा गांव के माध्यम से दलित समुदाय की अभावग्रस्त जिंदगी और भूख की त्रासदी को उपन्यास में दर्शाया गया। दलित जीवन की त्रासदी का उपन्यास है। उपन्यास की भूमिका मेरी ओर से में लेखक कहता है कि मेरा यह उपन्यास मेरी किशोरावस्था की कुछ अविस्मरणीय स्मृतियां एवं उनके दामन में छिपी एक अदम्य वेदना की उपज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। उपन्यास में अनेक चरित्र हैं, लेकिन सर्वप्रथम केंद्रीय पात्र चरित्र काली और ज्ञानों का है। उपन्यास में अधिकांश चरित्र व्यक्तिक न होकर किसी समुदाय वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में हमें दिखाई देते हैं। उपन्यास के पात्रों को माथुर जी ने बहुत करीब से देखा और महसूस किया है। उनके अनुसार घटनाओं और पात्रों के चयन में मुझे कतई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि मैंने इन्हें बहुत ही नज़दीक से देखा था। इस उपन्यास के पात्रों में मेरा गहरा संबंध था। हाँ, सवर्ण जाति के पात्रों के बारे में कुछ दिक्कत जरूर हुई, क्योंकि उनका अपना एक विशाल समाज भी था। उनके पूरे अस्तित्व को पेश करने से उपन्यास के बिखर जाने का डर था। इसीलिए मैंने उनके जीवन का वही पक्ष लिया जिसका हरिजनों के सामान्य जीवन से सीधा संबंध था। पात्र की बात करें तो मुख्य पात्र यहाँ पे काली और ज्ञानो है। अन्य दलित पात्रों में देखें तो मंगू है, नंद सिंह है, प्रतापी चाची है, प्रीतो निक्कू है, बाबा फत्तो व ताया बसंता हैं। वर्चस्ववादी सवर्ण चरित्र अगर हम देखें तो लालू पहलवान है, चौधरी हरनाम सिंह है, हरदेव है और चौधरी मुंशी हैं। इसके अलावा धड़म चौधरी हैं, छज्जू शाह हैं, पंडित संतराम है, पादरी अचिंत राम है, डॉक्टर बिशन दास हैं, कॉमरेड टहल सिंह हैं। इस उपन्यास के कुछ हम महत्वपूर्ण कथन को देखें तो गांव में चमार होना ही सबसे बड़ा पाप है, घोर लांछन है। दो कौड़ी का मालिक काश्तकार अपने चमार को छठी का दूध पिला देता है। मुझे चमार शब्द से ही नफरत है, मुझे कोई चमार कहे तो गुस्सा आ जाता है। इस उपन्यास का महत्वपूर्ण कथन है और वैसे भी कहना भी नहीं चाहिए। यह घास के तिनके से हर चीज़ शुद्ध कर देता है, तिनके से शुद्ध ना हो तो मंत्र फूंक कर शुद्ध कर लेता है। यह व्यंग किया गया है। तो ये जो उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण कथन थे, ये और भी कथन हैं यहाँ पे, आप इन्हें विस्तार से देख सकते हैं। सारे कथन यहाँ पे हमने एकत्र किए हुए हैं। ये देखिए, यहाँ पे आप सारे कथन देखिए कि किस तरह से जाति व्यवस्था पर व्यंग किया गया है। यहाँ पे धर्म के नाम पर जो किया जाता है उस पर बहुत ही प्यारा व्यंग है। आप इन्हें देखिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसके अलावा अब हम उपन्यास जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएचएससी में जो कुछ उपन्यास लगे हुए हैं, जैसे नीला चांद है, बसंती है, नीला चांद है और
वयम रक्षामः, नदी के द्वीप, ये सारे उपन्यासों पर एक वीडियो आएगा। टोटल सारे जितने भी वो उपन्यास हैं यूपीएससी से संबंधित, उनका एक वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा। फिलहाल आप ये एक रिवीजन वीडियो था, आप फटाफट रिवीजन कर सकें, ताकि ये देखिए ये सारे हमारे जो 13 उपन्यास थे हमने यहाँ पे एक साथ उनसे लिखा हुआ है। पंडित गौरी दत्त का पहला उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी 1970, लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु 1982, प्रेमचंद गोदान 1936, अज्ञेय शेखर एक जूनी भाग 1 1940, हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, फणेश्वर नाथ रेणु का है मैला आंचल 1954, यशपाल का है झूठा सच 1958 और 1960 दोनों में ही प्रकाशन हुआ, ये वाला सही। अमृतलाल नागर का है मानसकांस 1972, भीष्म साहनी का तमस 1973, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी 1968, मन्नू भंडारी का आपका बंटी 1970 और जगदीश चंद्र का धरती धरना अपना 1972 और कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा 1979। देखिए इस उपन्यास को कई बार एग्जाम में सीरियल वाइज दे दिया है कि प्रकाशन वर्ष के दृष्टि से इसे क्रम से लगाओ, तो यहाँ पे हमने वो भी किया है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अगर हम देखें तो पहला उपन्यास हमारा गौरी दत्त का है देवरानी जेठानी की कहानी, दूसरा है लाला श्रीनिवास दास का, तीसरा प्रेमचंद गोदान 1936, चौथा है अज्ञेय शेखर एक जूनी 1940, हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, फणेश्वर नाथ रेणु का आएगा मैला आंचल 1956, यशपाल का झूठा सच 1958, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी 1968, मन्नू भंडारी का आपका बंटी 1970, उसके उपरांत मानस का हंस, अमृतलाल नागर का 1972, जगदीश चंद्र का जो है वो धरती धरना अपना 1972, भीष्म साहनी का तमस 1973 है और उसके लास्ट में कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा। मेन रूप से यही यहाँ से सारे उपन्यास को थोड़ा क्रम में देखना है, बाकी सारे ऊपर से क्रम में ही हैं। तो ये था उपन्यास हमारा 13 उपन्यास रिवीजन के तौर पर हमने यहाँ पे दिया है। विस्तृत तौर पर आप अगर पढ़ना चाहें सारांश के साथ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप जाकर विस्तृत तौर पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो यूपीएससी के एग्ज़ाम में सिलेबस में लगाए गए हैं उपन्यास, उन्हें भी लेकर एक वीडियो बहुत जल्द अपलोड होगा। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद, नमस्कार।